हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आई होप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा। और आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मैं आपको फिर से रिपीट करूँ कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11th में, क्लास 12th में ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं बेटा। अगर आज मैं क्लास 9th में इन चीज़ों को समझ लूँ, इनके जो इनिशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर मैं उसको जान लूँ तो मेरे को आगे फर्दर स्टडीज़ क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, बैलेंसिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प होती है बेटा। तो नेक्स्ट जो दो लेक्चर हैं, दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, बेटा ये रिलेटेड है आपके क्लास 10 से भी। अगर आपने क्लास 9th में इन चैप्टर्स को अच्छे से किया तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये बहुत ही आसान हो जाता है। आपको बड़े आसानी से समझ में आता है कि रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसा होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा बेटा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में ध्यान नहीं देते हैं, इसकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो बेटा क्लास 10th का पहला ही चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आप फार्मूला बनाना नहीं सीख पाएंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करेंगे क्लास 10th में, तो हम कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग फील करेंगे बेटा कि ये क्या चीज़ था, जबकि ये क्लास 9th में आपने अच्छे से करना है। तो ये जो समय मिल रहा है, इस समय का थोड़ा सा फायदा उठाएं। नो डाउट कंटिन्यूसली मोबाइल में आप देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है बेटा, बट कोविड-19 ने आपको और मेरे को घर तक ही सीमित रख दिया है। हम भी वीडियो लेक्चर बनाने के लिए स्कूल में आ जाते हैं, बट हम आपको नहीं बुला सकते हैं कि आप वो लेक्चर अटेंड करो। सो आप ये वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठाओ और रिलेटेड एक्सरसाइज, चाहे वो इंडेक्स हो या एक्सरसाइज है, जैसे ही मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ है ना, जैसे हमने अभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ख़त्म किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ख़त्म किया, साथ ही साथ में डीपीपी के कुछ क्वेश्चन भी कर लिए उससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस हमारे इंडेक्स क्वेश्चन, बुक में इंडेक्स क्वेश्चन भी होंगे और एक्सरसाइज में भी होंगे बेटा। आप उसको भी ट्राई जरूर करो, आप उसको बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप डालो बेटा या मेरे को कॉल करो, ठीक है? तो ये काम हमको करना है। अब हम चैप्टर नंबर 3 में आगे की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अभी आपके दिमाग में एक बात ये आ रही है कि आपने तो पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब एटॉमिक थ्योरी में आ गए। तो ऐसा क्यों है? पहले हमने एटम के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, मॉलिक्यूल के बारे में क्यों नहीं पढ़ा, कंपाउंड के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? हमने सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में क्यों पढ़ा? तो बेटा इसके पीछे में रीज़न ये है कि इन आवर एनवायरनमेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। जब ये अर्थ बना, डिफरेंट प्रोसेसिंग हुई, तब से ही मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड हमारे इन्वायरमेंट में हमको मिल रहे हैं। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें तो हमको हमेशा से मिल रही हैं। तो हम जब हमारा साइंटिफिक नॉलेज स्टार्ट हुआ तो हमारा साइंटिफिक नॉलेज तो स्टार्ट हुआ बेटा मैटर से, हमारा साइंटिफिक नॉलेज स्टार्ट हुआ मॉलिक्यूल से, हमारा साइंटिफिक नॉलेज स्टार्ट हुआ बेटा कंपाउंड से। जब इनके नॉलेज हो गए तब साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि एक्चुअली कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बन कैसे रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ एनीथिंग ऑफ इन यूनिवर्स। ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ बेटा। तो हमारे अगर इंडियन हिस्ट्री में हम बात करें
तो इंडियन हिस्ट्री में हमारे बहुत बड़े बहुत सारे संत हुए हैं, महर्षि हुए हैं, जिन्होंने, हम इनको फिलोसोफर भी कह सकते हैं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें से एक हमारे ऋषि रहे हैं, संत रहे हैं कणाद। इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया बेटा, है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि मैटर या हमारे आसपास में जो हमारा यूनिवर्स है, द ओरिजिन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया परमाणु और परम अणु। दिस परमाणु एक्चुअली रिलेटेड टू द गॉड, है ना। इन्होंने एक्चुअली में परमाणु किसको माना बेटा? गॉड को माना, कि एक ऐसा छोटा सा कण है जिसके कारण में पूरा यूनिवर्स, हमारा पूरा अर्थ जो है वो डेवलप हुआ। तो पहला, सबसे पहले जो सबसे छोटे पार्टिकल पे बात किया गया था बेटा, आवर इंडियन फिलोसोफर कणाद, जिन्होंने एटम को बोला परमाणु और परम अणु। और इस उन्होंने बोला कि ऑल दी थिंग्स इन अर्थ और यूनिवर्स इज मेड अप बाय अ स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड परम अणु। बट ये बहुत पुरानी बात है, तब तक तो यूरोप वगैरह में साइंटिफिक अप्रोच डेवलप ही नहीं हुए थे। लेकिन जब ये अप्रोच डेवलप होना स्टार्ट हुआ, हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स के एपरेटस आ गए, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, तब डाल्टन ने इसी एटम के बारे में सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट दिया बेटा। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय डाल्टन अबाउट एटम। तो एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे, हमारा अगर मॉडर्न साइंस में बात कर रहे हैं, when we talking about the modern science, then Dalton is the first person who used term atom. Okay, so atom, डाल्टन ने क्या किया कि डाल्टन एटम के बारे में कुछ हमको इंफॉर्मेशन दिया। इनका पहला पॉइंट था बेटा, all the matter made up by very small or tiny particles which is called atom. वेरी स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए तो है बेटा मैटर, जिसको इन्होंने बोला एटम। एटम का मीनिंग होता है बेटा, एटम का जो मीनिंग है यहाँ पर दो टर्म यूज करते हैं। ए दैट मीन्स कैन नॉट एंड टर्म मीन्स कट। That means the particle which cannot be cut further or cannot be divisible. So second point इनका ये रहा बेटा, atom is the indivisible particle of matter। मैटर का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेटा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। थर्ड पॉइंट था बेटा कि अब मैटर तो हमारे पास में अलग अलग है। आप देखें कि आयरन एक मैटर है,
गोल्ड लिया वो मैटर हो गया, आपने कॉपर लिया मैटर हो गया, सिल्वर लिया मैटर हो गया। तो मैटर तो हमारे पास में अलग अलग हैं, तो क्या इन सबके एटम एक ही जैसे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर मैटर एक जैसे नहीं है, सभी मैटर अलग अलग हैं, तो इनके एटम्स भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बोला कि इन अ मैटर, किसी भी एक मैटर में होता है, ऑल दी एटम्स, ऑल दी एटम्स are similar by their mass, size and properties। जैसे मान लो Fe आयरन हमारे पास में एक मैटर है, तो Fe का एक मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम एटम से बोल रहे हैं, उससे मिलकर के ये Fe बना बेटा। और इस Fe के इस एटम का जो मास होगा, जो साइज होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, वो बाकी भी एटम्स की होगी। तो एक सिमिलर टाइप का अगर मैटर मैं ले रहा हूँ, आयरन ही ले रहा हूँ, तो उसके सभी एटम भी कैसे होंगे बेटा? सिमिलर होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये डॉल्टन का हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था कि इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, अब अगर मैंने अलग अलग मैटर ले लिए है ना, आयरन ले लिया और कॉपर ले लिया, गोल्ड ले लिया या सिल्वर ले लिया, कोई भी दो अलग टाइप के मैटर मैंने ले लिए, तो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर एटम्स आर differ by their mass, size and properties। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो बेटा। चलो मैंने ले लिया सोडियम, ले लिया है ना, एक मेटल ले लिया सोडियम, और चलो एक ले लिया मैंने कार्बन। ये दो अलग अलग मेटल मैंने ले लिए। सोडियम सिंबल हो गया बेटा Na, कार्बन सिंबल हो गया बेटा C। तो अब मैंने सोडियम लिया और कार्बन लिया, तो अब आप देखो कि दोनों ही मैटर अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है बेटा। जैसे सोडियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। अब एक मैंने बोल दिया मेटल है, तो मेटल की कितनी सारी प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में आ रही हैं। हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है कि मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, सोनोरस। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई, और नॉन मेटल में वो प्रॉपर्टी तो आ ही नहीं रही है। नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल, तो ये सब चीजें प्रॉपर्टी किसकी आ गई बेटा? नॉन मेटल्स की। तो प्रॉपर्टीज दोनों की क्या हो गई? इंटायरली डिफरेंट हो गई। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही हैं, तो एटम्स भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए बेटा। अब देखो मास के बारे में बात करूं, सो द मास ऑफ सोडियम इज 23, वेयर इज द मास ऑफ कार्बन एटम इज 12। ये किसकी बात किया बेटा मैंने? मास की बात की। मास ऑफ द सोडियम एटम इज 23 एंड मास ऑफ द कार्बन इज 12। तो मास भी अलग अलग है बेटा। सोडियम का अगर मैं साइज बोलूंगा, सो द साइज ऑफ द सोडियम इज हायर देन कार्बन एटम।
साइज ऑफ द सोडियम एटम इज हायर देन कार्बन एटम। हम इसको क्लास 10th में आगे और पढ़ेंगे बेटा कि साइज के लिए हम कैसे बात कर रहे हैं। इवन हम अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9th में, तब भी उससे क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि द साइज ऑफ सोडियम एटम इज हायर देन कार्बन एटम। तो फोर्थ पॉइंट ये था बेटा कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल एटम्स आर डिफर बाय देयर मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हुए इसके। अब 5वें पॉइंट की तरफ में मैं बढ़ रहा हूँ बेटा। इसको आप जरूर नोट करें, जहां पर आपको लगे कि पॉज करना है आप वहां पे पॉज करें बेटा, और बहुत अच्छे से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करें। अब मैं आ रहा हूं बेटा पॉइंट नंबर 5 में। 5 नंबर का जो पॉइंट है बेटा, ये हमारे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने बोला एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड nor destroyed। आप किसी एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और किसी एटम को बना भी नहीं सकते हैं। एटम ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। 6th नंबर का जो पॉइंट इन्होंने बोला बेटा, ये 6th नंबर का पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इसने बोला, इन्होंने 6th पॉइंट में बोला कि एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टुगेदर इन a fixed simple ratio or their multiples by number or by mass, which is called atomic compound। और इसी एटॉमिक कंपाउंड को बेटा रिसेंटली बीन कॉल्ड मॉलिक्यूल। डाल्टन ने मॉलिक्यूल वर्ड का यूज नहीं किया बेटा, डाल्टन ने एटॉमिक कंपाउंड वर्ड का यूज किया, एक्चुअली में वो है मॉलिक्यूल ही है। तो ये 6 पॉइंट हमको डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी से मिलता है, जिसमें से पॉइंट नंबर 5 एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इज रिलेटेड टू दी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नंबर 1, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, and point number 6 is related to the second law of chemical combination, which is law of constant proportion और definite proportion। इन चीजों से रिलेटेड है बेटा। अब इसके कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे जो हमारे मॉलिक्यूल को या एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पर कोई एक थ्योरी बनती है तो उस थ्योरी से हमको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है बेटा, और कुछ उसमें ड्रॉबैक जरूर आते हैं। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट उसको दूर करने की कोशिश करता है।
फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक आते हैं तो उसको थर्ड साइंटिस्ट दूर करने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते ही हमारा साइंस डेवलप हुआ है बेटा। कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा 100% सही है ऐसा नहीं है। कुछ पोर्शन सही है, कुछ पोर्शन में ड्रॉबैक है, फिर उसको रेक्टिफाई किया गया, नया थ्योरी आया, फिर उसको रेक्टिफाई किया गया, फिर नया थ्योरी आया। ऐसा करते करते ही आज हमारा साइंस इतना डेवलप हुआ है। जब तक हम उसमें सुधार नहीं करेंगे हमारा साइंस डेवलप नहीं होगा। तो हम इसकी डीमेरिट्स की बात करेंगे। डीमेरिट्स, अब ये डीमेरिट्स मैं पहली बात ये करूंगा कि इन्होंने जो 6 पॉइंट बोला कि एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सो डाल्टन थ्योरी is unable to explain the formation of molecules by atoms, कि एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करता है इसको तो कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, बस यही चीज बोला गया। लेकिन कैसे बन रहा है, मॉलिक्यूल कैसे बना या कंपाउंड क्यों बन रहा है, इसके बारे में देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये बोला बेटा, द मास ऑफ एटम in one kind of matter is always similar, but बाद में जब स्टडी हुई तो हमने ये माना, हमको ये पता चला कि ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो ऐसा भी नहीं है। बाद में दो चीज़ों की और डिस्कवरी हुई जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आफ्टर द डिस्कवरी of isotopes and isobar, discarded the concept of similar mass of same matter। एक ही मैटर में मास सिमिलर होगा, इसके पॉइंट को, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया बेटा। एंड डिफरेंट मास फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर और एटम्स। तो इसको भी क्या कर दिया गया बेटा, डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मैटर के एटम्स का मास सिमिलर हो सकता है। जैसे कैल्शियम एंड पोटेशियम का ले लीजिए बेटा, दो अलग अलग मैटर हैं लेकिन दोनों का मास सिमिलर है 40, है ना। कैल्शियम इसका मास 40 है बेटा और पोटेशियम का भी मास 40 माना है यहाँ। तो ये दोनों अलग अलग मैटर हैं बट दोनों के मास कैसे हैं बेटा, सिमिलर है। वैसे ही सेम एटम के मास अलग अलग हैं। ये क्या है बेटा, आइसोबार। आइसोबार दैट मीन्स सिमिलर एटॉमिक मास। आइसोटोप्स, जैसे आप हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन का मास 1 भी होता है, हाइड्रोजन का मास 2 भी होता है और
हाइड्रोजन का मास 3b होता है बेटा। जिस हाइड्रोजन का मास 1 होता है उसको लिखा जाता है प्रोटियम, इसको लिखा जाता है प्रोटियम। जिसका मास 2 होता है बेटा उसको लिखा जाता है ड्यूटेरियम, और जिसका मास 3 होता है उसको लिखा जाता है बेटा ट्रिटियम, है ना। उसका मास जिसका मास 3 है उसको लिखा जाता है ट्रिटियम। यहाँ पर से वाटर बनता है, इसको ड्यूटेरियम बनाता है बेटा हैवी वाटर, और ट्रिटियम यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है बेटा। तो ये डाल्टन की थ्योरी और उसके डीमेरिट्स हैं। इसके ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखना है। एग्जाम में अगर आता है राइट दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो आपको ये पूरे 6 पॉइंट्स और इसके 2 डीमेरिट्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं बेटा, एक्सप्लेन करने रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक डाल्टन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जो आपके वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उसको आप जरूर करें। जो समझ में ना आए वो मेरे को जरूर बताएं।